हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर में बात करेंगे एंजाइम्स के टाइप्स के बारे में कि एंजाइम्स आखिर कितने टाइप के हो सकते हैं और उस एंजाइम के अंदर कौन कौन से पोर्शन के क्या क्या नाम है और उनके फंक्शन क्या है बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम के टाइप्स का मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है जिससे कोई भी दिक्कत ना हो आपको समझने में। एंजाइम दो टाइप के हो सकते हैं सिंपली, एक होता है सिंपल एंजाइम, एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल वर्ड से नाम से समझ में आ रहा है एंजाइम किससे बनते हैं, हमने आपको सिखा दिया प्रोटीन से बनते हैं। अगर कोई एंजाइम 100% प्रोटीन से बना है यानी कि प्योर प्रोटीन से बना है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल एंजाइम बोलते हैं। सिंपल एंजाइम किसके बने होते हैं, प्योर प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट होता ही नहीं है, कोई भी दूसरा कंपोनेंट होता ही नहीं है। 100% क्या होगा इसमें, प्रोटीन ही होगा, इसलिए नाम है सिंपल एंजाइम। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी एंजाइम पढ़ते हो आप, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, वो सभी एंजाइम यानी कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे होते हैं, सिंपल एंजाइम्स होते हैं। यानी कि उन एंजाइम के अंदर केवल प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा कुछ है ही नहीं बेसिकली। तो ये थे सिंपल प्रोटीन, जो कि बहुत ही छोटी कैटेगरी है पढ़ने के हिसाब से, इसकी डिटेल बहुत ही कम है क्योंकि ये केवल ही प्रोटीन के बने हैं, इतना ही है, प्रोटीन ही है इसके अंदर, तो और डिटेल क्या पढ़े। अगली बात करते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के बारे में। देखो कॉन्जुगेशन का मतलब ही होता है जुड़ना, कॉन्जुगेटेड एंजाइम यानी कि जुड़े हुए एंजाइम। अब ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अंदर प्रोटीन तो होता ही होता है, उस प्रोटीन के साथ कोई बिना प्रोटीन वाला नॉन प्रोटीन पार्ट भी क्या होता है, जुड़ जाता है बेसिकली। इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है होलो एंजाइम। क्या बोला जाता है, होलो एंजाइम। याद कैसे रखेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं होल। होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, यहां पे लिखा है होलो और इसे भी पढ़ते क्या है, होल पढ़ते हैं। तो होलो एंजाइम किसे बोलते हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जब मिल जाएंगे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोलेंगे होलो एंजाइम। उसमें से जो केवल प्रोटीन वाला भाग है उसे बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। एपो के अंदर देखो पी आ रहा है, इस पी से आप याद रखोगे कि होलो एंजाइम के अंदर जितना भी प्रोटीन वाला भाग है उसे क्या बोलेंगे बेसिकली, एपो एंजाइम बोलेंगे। उसके अलावा जो नॉन प्रोटीन का पार्ट है ना उसे बोलेंगे कोफैक्टर। क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। को हिंदी में कहते हैं सह, सह का मतलब है जो सहायता करे, और फैक्टर को बोलते हैं कारक, यानी कि इसे बोलते हैं ऐसा फैक्टर है ये जो सहायता करता है। किसकी सहायता करेगा, प्रोटीन वाले भाग की ना, एपो एंजाइम की सहायता ही तो करेगा क्योंकि एपो एंजाइम से जुड़ा हुआ है बेसिकली। एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीन। को फैक्टर क्या है, जो सहायता करने वाला फैक्टर है वो क्या है, वो ऐसा एलिमेंट है जो एंजाइम के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं होगा, अगर किसी एंजाइम में को फैक्टर नहीं होगा तो वो एंजाइम अपना काम ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हो क्या, आप यहां से कंफ्यूज हो सकते हो कि इसके पास तो को फैक्टर है ही नहीं तो ये अपना काम कैसे कर रहा है। अरे ये अलग टाइप के एंजाइम्स है जो बिना कोफैक्टर के ही रहते हैं, इनकी जिंदगी में कोफैक्टर का कोई रोल ही नहीं है। इन एंजाइम की जिंदगी में प्रोटीन वाले और बिना प्रोटीन वाले पार्ट का फैक्टर का रोल है। जो बिना प्रोटीन वाला है उसी का नाम क्या है, कोफैक्टर। अगर इस टाइप के एंजाइम में से इस फैक्टर को अगर निकाल लोगे तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा। ये एंजाइम तो काम कर रहा है क्योंकि इसको कोफैक्टर से कोई मतलब ही नहीं है। जिस एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत है उसके अंदर अगर कोफैक्टर नहीं है तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये लाइन समझ में आई होगी। एंजाइम कैन नॉट वर्क विदाउट इट, इसके बिना एंजाइम काम नहीं कर सकता है। ये जो कोफैक्टर है ये दो टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है ये कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो। ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते बेसिकली। अंडरस्टूड और नॉट। ऑर्गेनिक की बात बाद में करते हैं, पहले समझते हैं इनऑर्गेनिक। ऐसा नॉन प्रोटीन का पार्ट जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मेटल्स है। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं बेसिकली, मेटल्स ही तो पढ़ते हैं। इनको बोला जाता है मेटल एक्टिवेटर। ये मेटल्स होती हैं,
जैसे कि जिंक है ना, ये मेटल्स होती है। ये इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं, ये मेटल्स भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना, ये मेटल्स हो सकते हैं और ये आयंस भी हो सकते हैं। बेसिकली मेटल भी तो एक टाइप की आयन ही है, जिंक +2 वैलेंसी में आयन ही बन गया, और क्लोराइड जो है -1 वैलेंसी में आयन बन गया। तो ये दोनों ही आयंस हो सकते हैं बेसिकली, क्योंकि आयंस को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इनको इनऑर्गेनिक मटेरियल माना जाएगा। और अगर आपका कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो उसे क्या बोलेंगे, मेटल एक्टिवेटर। अब इस वर्ड को ध्यान से देखो, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर उसे बोलते हैं जो एक्टिवेट करता है। ये किसे एक्टिवेट करेगा, एपो एंजाइम को। अंडरस्टूड और नॉट, क्योंकि कोफैक्टर किससे जुड़ा है, एपो एंजाइम से। अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो किसके साथ जुड़ा होगा, एपो एंजाइम के साथ। ऑब्वियसली सारे कोफैक्टर किससे जुड़ेंगे, एपो एंजाइम से ही जुड़ेंगे। अगर वो इनऑर्गेनिक है तो किसे एक्टिवेट करेगा, एपो एंजाइम को करेगा, जो क्या है, प्योर प्रोटीन है बेसिकली। दो एग्जांपल लिखे हैं मैंने आपके सामने मेटल एक्टिवेटर के। एक तो है जिंक +2, ये कौन से एंजाइम के लिए मेटल एक्टिवेटर है, कार्बोनिक पेप्टाइडेज के लिए। कार्बोनिक पेप्टाइडेज एक एंजाइम है जिसके लिए मेटल एक्टिवेटर कौन है, जिंक +2 है। ये लाइन एनसीईआरटी की है, और एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो एग्जांपल है वो मैंने जनरल लिखा है कि क्लोराइड आयन फॉर स्लाइवेरी अमाइलेज। जो हमारी स्लाइवा के अंदर, हमारे स्लाइवा के अंदर जो अमाइलेज निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, उसके लिए मेटल एक्टिवेटर कौन सा है, क्लोराइड आयन से बेसिकली। तो ये दो मेटल एक्टिवेटर के एग्जांपल पढ़ाए मैंने आपको। अगर कोफैक्टर आपका ऑर्गेनिक है तो वो दो टाइप का हो सकता है। अगर आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही टाइटली जुड़ा है किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ, क्योंकि कोफैक्टर किससे जुड़ेगा, एपो एंजाइम से। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक है और अच्छे से टाइटली जुड़ा है एपो एंजाइम के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। यहां पे लिखा गया है टाइटली बाइंड, बहुत ही टाइट तरीके से जुड़ा हुआ होगा। इट इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का पार्ट होगा, और ये कभी भी अलग नहीं होगा, परमानेंटली जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए तो बोल रहे हैं टाइटली बाइंड, बहुत ही टाइट तरीके से बंधा हुआ है, कभी अलग ही नहीं होगा। कौन सा वाला, प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला। और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक टाइप का कोफैक्टर है। इसका अगर एग्जांपल बताऊं मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का, तो हीम ग्रुप होता है बेसिकली, है ना। हीम ग्रुप जो है वो केटेलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम्स के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है। कौन सा ग्रुप, हीम ग्रुप, किसके अंदर, केटेलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है। अगर आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर उस एपो एंजाइम के साथ थोड़ा ढीले तरीके से बंधा हुआ है ना, और उस ढीले तरीके से बंधे हुए को निकालना भी इजी है थोड़ा सा, इसको कभी भी अलग नहीं कर सकते, इसको अलग कर सकते हो क्योंकि ये लूजली बाइंड होता है। ये जो है विटामिन हो सकता है, कैन बी विटामिन डेरिवेटिव, यानी कि विटामिन ही इसको बना सकते हैं। इसका नाम क्या रखा है हमने, को एंजाइम रखा है। कभी भी को फैक्टर और को एंजाइम में कंफ्यूज होना ही नहीं है। फैक्टर एक बड़ी चीज है, फैक्टर एक बड़ी चीज है जिसके अंदर एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल एक्टिवेटर सब आते हैं। फैक्टर काफी बड़ी चीज है, ऐसे समराइज करके याद रखेंगे। इस को एंजाइम के अंदर हमने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे एनएडी हो गया जिसका फुल फॉर्म पढ़ा चुके हैं, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और को एंजाइम ए। ये तीन एग्जांपल लिखे हैं हमने, किसके, को एंजाइम के एग्जांपल लिखे हैं बेसिकली। यहां पर भी एक एग्जांपल हो गया, यहां पर भी दो एग्जांपल हो गए। तो ये है एंजाइम्स के टाइप्स बेसिकली। और एंजाइम्स के अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे बोलते हैं कोफैक्टर। अगर वो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो बोलेंगे मेटल एक्टिवेटर। अगर वो ऑर्गेनिक है और अच्छे से बंधा हुआ है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वो ऑर्गेनिक है और ढीले तरीके से बंधा हुआ है तो को एंजाइम बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं एंजाइम का क्लासिफिकेशन जो है, एंजाइम के टाइप्स तो मैंने आपको बता ही दिए। अब मैं आपको बताऊंगा एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन कैसा है। तो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में। हेडिंग लगाई है हमने एंजाइम क्लासिफिकेशन। कुछ क्लासेस के नाम लिखेंगे हम जिसमें एंजाइम को डिवाइड किया गया है। इस क्लास के क्या फंक्शन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इन एंजाइमों में, इन क्लासों में कौन से एंजाइम्स आते हैं उनके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं।
तो एक टेबल की फॉर्म में लिखा है मैंने, ताकि चीजें बहुत ही आसानी से आप नोट कर सको, बहुत ही कम जगह में बहुत ज्यादा कंटेंट आपके पास आ सके। पहले से लिख के रखता हूं मैं सारी चीजें ताकि आपका बहुत ही कम समय लगे इन चीजों को समझने में और अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले कैटेगरी को समझाता हूं मैं, नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो आया है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्टो आया है रिडक्शन से, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये रिएक्शन तो पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, जिन्हें रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली। ये रिएक्शन अगर कोई एंजाइम कर रहा है तो उस एंजाइम को रखेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी के अंदर, है ना। वो क्या करता है, ये कैटेलाइज करता है, कैटेलाइज का मतलब चलाता है ना, कंट्रोल करता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है बेसिकली, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आपको पता होगा हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन। अंडरस्टूड और नॉट। और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन बेसिकली, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, हटता है वहां से, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तब हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता होगी। अगर पता नहीं भी है तो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको अच्छे से लिखना और याद कर लेना, है ना। तो यहां पे हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा बेसिकली इन एंजाइम्स के द्वारा। यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेज आता है, यहाँ पे रिडक्टेज आता है, यहाँ पे केटेलेज आता है, यहाँ पे पेरोक्सीडेज आता है, और यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज भी आता है। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब है ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोजन को बाहर निकाले। डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन बाहर निकला गया तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये तो यहां पर ही आएगा, सिंपल सा नाम से ही पता चला। और ये नाम भी आपको बाय हार्ट याद करने हैं। जैसे जैसे बायोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे ये सारे एंजाइम के फंक्शन आपको पता चलेंगे। अगर यहीं पे मैं सबके फंक्शन बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, टॉपिक से भटक जाओगे। समझ पा रहे हो चीजों को। तो दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, उनकी डिटेल ना पढ़ते हुए, है ना। ट्रांसफरेज, नाम से ही समझ में आ रहा है ये ट्रांसफर करेंगे, लेकिन किसे ट्रांसफर करेंगे, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को किसने ट्रांसफर कर दिया, ऑक्सीडो रिडक्टेज ने। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी ग्रुप्स बचे हैं उनको ट्रांसफर कौन करेगा, ट्रांसफरेज करेगा बेसिकली। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स अदर देन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी ग्रुप है उन्हें ट्रांसफर करने का काम है। एग्जांपल के लिए लिखा है काइनेज, काइनेज जो है ये फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। और ट्रांस अमाइनेज जो है वो एमिनो एसिड को ट्रांसफर करने के काम आता है। तो ये दो एग्जांपल भी लिखे हमने ट्रांसफरेज कैटेगरी या क्लास के बारे में। अगली क्लास है हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज क्या होते हैं बेसिकली, हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी और लेजेज का मतलब तोड़ना। ऐसे एंजाइम जो पानी की प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं उसे बोलेंगे हाइड्रोलेजेज वाला एंजाइम बेसिकली। तो ये तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं बाय एडिंग ऑफ वाटर। तो इस नाम में ये पूरी लाइन लिखी हुई थी या नहीं थी, जो मैंने एक्सप्लेन करी आपके सामने। ये कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोलाइसिस को। हाइड्रो का मतलब पानी, लाइसिस का मतलब तोड़ना। पानी की प्रेजेंस में तोड़ने वाली रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, चलाते हैं। किसको तोड़ते हैं, ईथर को तोड़ सकते हैं, ईस्टर को तोड़ सकते हैं, पेप्टाइड्स को तोड़ सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े जितने भी बायोमोलिक्यूल्स थे उन्हें ये तोड़ सकते हैं। अंडरस्टूड। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आप अच्छे से लिख पाओगे। अभी के लिए आप एग्जांपल लिख लो, मैं लिख देता हूं। अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतने तो मेजर आप याद रखेंगे ही रखेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम की कैटेगरी के अंदर। अगली क्लास है लाइजेज। लाइजेज क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है, हाइड्रोलेजेज, ये क्या है, लाइजेज। लाइजेज क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस हुआ था तो क्या बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटे थे, और कोई छोटा मॉलिक्यूल वहां से चला भी गया था, ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर चला गया था, टूटने के बाद जा भी तो सकता है, वहीं पे क्यों रहेगा उसके पास, है ना। तो टूटने के बाद जा भी सकता है, तब तो उसे बोला था हाइड्रोलाइसिस। अगर बिना पानी के, बिना हाइड्रोलाइसिस के ग्रुप को हटाया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे,
लेजेज कैटेगरी का एंजाइम बोलेंगे। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये कोई ग्रुप है ए जो किसके साथ जुड़ा है, बी के साथ जुड़ा है, और ये बी किसके साथ जुड़ा है, सी के साथ जुड़ा है। अगर इनके ऊपर ये वाले फोर्थ कैटेगरी वाले एंजाइम एक्ट करते हैं, इन फोर्थ कैटेगरी वाले एंजाइम ने सी को हटाया है, तो ए और बी अभी भी जुड़े हुए रहेंगे, सी इनसे अलग होके क्या करेगा, चला जाएगा बेसिकली। जब ये सी गया है तो यहां पर बी की वैलेंसी फ्री हो गई। इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए बी यहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहां पे लिखा है फॉर्म डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन बनाते हैं, यही एंजाइम, क्योंकि इसी एंजाइम ने तो सी को हटाया है, जो एंजाइम इसको हटा रहा है वही बी की वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड भी बना रहा है किसी भी दो एलिमेंट या एटम्स के बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूं इस लाइन को भी एक्सप्लेन कर पाया हूं आपके सामने। इस लेजेज कैटेगरी में आने वाले एंजाइम है एल्डोलेज। एल्डोलेज में आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है उसे दो मॉलिक्यूल यानी कि पागल और धाप मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ता है एल्डोलेज। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी आपको पता है CO2 और वाटर को जोड़ता है, जिससे क्या बनता है, H2CO3 बनता है। तो ये दोनों एंजाइम किसके अंदर आते हैं, लाइजेज के अंदर आते हैं। तो ये चारों कैटेगरी आप अच्छे से नोट करें और समझें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं फिफ्थ कैटेगरी, जो कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन है या पांचवी क्लास एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बेसिकली। इसका नाम है आइसोमरेजेज। आइसोमर तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो। एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में अगर कोई एंजाइम बदल रहा है तो उस एंजाइम को रखेंगे आइसोमरेजेज एंजाइम क्लास के अंदर। तो ये इंटर कन्वर्जन करता है ऑफ आइसोमर का, एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बनाने का काम करता है बेसिकली। ये एग्जाम्पल लिखा है हेक्सो आइसोमरेज। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो इस एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से को कौन से में कन्वर्ट करता है। अभी के लिए नाम याद कर लो, इतना ही बहुत होगा। अगली कैटेगरी है हमारे पास लाइगेज, है ना। लाइगेजेस क्या करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं दो कंपाउंड को, और यहाँ पे एनर्जी भी यूज होती है, एटीपी यूज होती है, जोड़ने के लिए एटीपी यूज होती है। डीएनए को जोड़ रहा है तो उसे डीएनए लाइगेज बोलते हैं। फोस्फोइनोल पाइरुवेट भी एक लाइगेज टाइप का एंजाइम है जो कि जोड़ता है मॉलिक्यूल्स को। राइबुलोज बिसफॉस्फेट भी एक टाइप का क्या है, लाइगेजेज एंजाइम ही है। इन एंजाइम की डिटेल भर भर के पढ़ेंगे बायोलॉजी में। अभी तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, इनिशियल है बायोलॉजी का, इसलिए ये आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ये एंजाइम हवा में याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं आपके सामने। ये तीनों किस में आते हैं बेसिकली, ये लाइगेजेज के अंदर आते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, दो को जोड़ देते हैं बेसिकली, है ना, दो कंपाउंड को जोड़ देते हैं। तीन एग्जांपल भी लिखे हैं बढ़िया से। अब कुछ एनसीईआरटी की रिएक्शन है हमारे सामने। ये देखो एक सब्सटेंस था जिसने आर के साथ रिएक्शन की, यहां पर देखना ये जो एस लगा हुआ है ये यहां से निकलकर अलग हो गया है और ये आर इस जी के साथ जुड़ गया है। क्या यहाँ पे ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। ग्रुप को ट्रांसफर कौन करता था, आप कहोगे ऑक्सीडो रिडक्टेज भी करता था, लेकिन वो ग्रुप कौन से होने चाहिए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। क्या ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है, नहीं, ये तो कोई दूसरे ग्रुप है। तो दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर कौन करता था, ट्रांसफरेज। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ट्रांसफरेज रिएक्शन है, पहचान सकते हैं बिल्कुल। अगली रिएक्शन लिखिए, देखो ये कोई कंपाउंड था, ये दोनों बॉन्ड टूटे हैं, क्या यहाँ पे पानी ऐड हुआ है, क्या तोड़ने का काम कौन करता है, हाइड्रोलेजेज। पानी ऐड करके, यहाँ तो पानी ऐड हुआ नहीं है, तो ये कौन से होंगे, लेजेज होंगे बेसिकली। और ये जो लाइजेजेज या लेजेज है, क्या इनके बीच में डबल बॉन्ड भी बनाता था। एबीसी की रिएक्शन लिख के मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, इससे भी पहचान सकते हो कि ये लाइजेजेज है, और यहाँ से बिना पानी के टूट रहा है मॉलिक्यूल, इससे भी पहचान सकते हो कि ये लाइजेजेज ही होगा। तो ये था एंजाइम का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी होता है खत्म। इस चैप्टर से रिलेटेड और पिछले चैप्टर यानी कि सेल साइकिल और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तीनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे भी। दोनों का जो हैंडल है वो थोरेक्स 100 है, आप सर्च कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।